हेलो बच्चों। और आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अधिकार और हम जानेंगे इन तथ्यों को कि अधिकार का अर्थ क्या होता है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, अधिकार क्यों आवश्यक है, अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकारों के प्रकार जानेंगे, अधिकार और राज्य में क्या संबंध है, अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अधिकार और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, कुछ नए मानव अधिकार और मानव अधिकार की कीमत और दावे, अधिकार और दावे में अंतर। आज हम इन सभी टॉपिक का वन बाय वन चर्चा करेंगे और हमारे एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अधिकार होता क्या है? पहली बात तो पहला सवाल ही हमारे बीच आता है बच्चों, अधिकार। तो बच्चों, अधिकार एक मांग है, एक ऐसी मांग जिसे सर्व कल्याण के लिए यानी सर्व कल्याण को ध्यान रखते हुए समाज स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है बच्चों? समाज स्वीकार करता है। इसको समाज स्वीकार करता है और इसको मान्यता राज्य देता है। और राज्य क्या करता है बच्चों? इसको मान्यता देता है। ऐसी मांग बच्चों, ऐसी मांग जो एक नागरिक करता है, लेकिन समाज उसको स्वीकार करता है और राज्य उसको मान्यता देता है। लेकिन समाज स्वीकार कब करेगा? जब वो सर्व कल्याण के लिए हो। ये हमारे अधिकार होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, विश्वव्यापी घोषणा। तो अगर हम मानव की विश्वव्यापी घोषणा की बात करें तो विश्व के समस्त देशों में अभी तक पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। ओके, इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राज्य संघ की एक सभा है जिसका नाम है सामान्य सभा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकार कर लागू किया। सार्वभौमिक जो है, सबसे पहले सर्वप्रथम सार्वभौमिक जो होता है, सार्वभौमिक जो है सबसे पहले इंग्लैंड द्वारा दिया गया था। ओके, इंग्लैंड द्वारा। और इसमें जो शिक्षा था उसकी घोषणा की गई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो इंग्लैंड में सार्वभौमिक घोषणा जो शब्द है इंग्लैंड द्वारा किया गया, लेकिन यूएसए में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें इसको 10 दिसंबर को 1948 को एक सभा के थ्रू ये स्वीकार लागू किया गया। ओके, और इसीलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो सवाल पहला बनता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे अधिकार क्यों आवश्यक है? अगर हम बात करें तो अधिकार क्यों आवश्यक है, हमारे लिए अधिकार क्यों आवश्यक है? तो अगर हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर चर्चा करें तो पहला बिंदु तो निकल कर सामने हमारे बीच ये आता है कि अगर हम व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, अगर हम कोई व्यक्ति है, नागरिक है, व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए, तो गरिमा और सुरक्षा के लिए हमें अधिकार जरूरत है। अगर हम दूसरी बात करें तो सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमें अधिकार की जरूरत है। अगर हम बात करें आगे तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए भी जरूरत है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए भी जरूरत है।
अगर हम बात करें आगे, तो जो अधिकार व्यक्ति अगर नहीं है, जो अधिकार रहित व्यक्ति है, यानी अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति अधिकार रहित है, वो व्यक्ति एक बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। ओके, और अगर बात करें तो हमें अधिकार क्यों जरूरत है, तो हमें प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए भी हमें अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें अधिकार की ज़रूरत है। ओके, और अब बात करते हैं अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अधिकार की उत्पत्ति प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार यानी सिद्धांत पे, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पे, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, और अगर हम बात करें दूसरा तो आधुनिक युग में, आधुनिक युग में इसका अधिकार, यानी अगर हम बात करें तो इन दोनों जगहों पे जो आधुनिक युग है इसको नहीं मानता, इस जो हमारी जो प्राकृतिक अधिकार है सिद्धांत को, इसको नहीं मानता है। ओके, तो प्राकृतिक अधिकार में क्या था कि हमारे 17वीं और 18वीं शताब्दी थी, उस समय के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत माना जाता था। ओके, लेकिन आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार कर दिए गए हैं और मानव अधिकार समाज कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो अधिकार में कुछ प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार। अगर हम बात करें प्राकृतिक अधिकार, इस प्राकृतिक अधिकार में क्या क्या आता है बच्चों, तो प्राकृतिक अधिकार में बात करें तो हमारे जन्म के समय मिला, जो हमें जन्म के समय में जो मिला अधिकार है, यानी जैसे जीवन, और अगर बात करें तो स्वतंत्रता और संपत्ति। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक अधिकार क्या है कि जो हमें जन्म के समय मिला, कैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगर हम बात करें दूसरा तो नैतिक अधिकार, क्या है बच्चों, नैतिक अधिकार। अगर हम नैतिक अधिकार की बात करें तो नैतिक अधिकार में वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, जैसे माता पिता की सेवा, ये हमारे अधिकार है। शिष्ट व्यवहार, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, ये सभी इन्हीं चीज़ों के भाग हैं। तो हमें नैतिक अधिकार भी मिला, प्राकृतिक अधिकार मिला। फिर हम बात करते हैं कुछ हमें कानूनी अधिकार भी मिले हैं। तो वो कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो कानूनी अधिकार में बच्चों अगर हम बात करें तो हमें कानून में अधिकार कैसे मिले, जो राज्य ने हमें कानून दिए हैं, यानी जो राज्य ने हमें बनाकर दिए हैं कानून, यानी जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है, वो सारे कानूनी अधिकार हमें प्राप्त है जो एक राज्य ने एक नागरिक को, एक व्यक्ति को दिए हैं। अगर हम बात करें इसी के आगे तो मौलिक अधिकार भी आता है। मौलिक अधिकार, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार में हमारे बीच आता है स्वतंत्रता। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक, उपचारों का अधिकार। कौन कौन से बच्चों, स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम बात करें आगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार हमें मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी हमें मिले हुए हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार भी हमें मिले हुए हैं जो हमें एक राज्य से प्राप्त है। ओके, तो अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है। जिस तरीके से हमें
अपने जीवन को चलाने के लिए अधिकारों की आवश्यकता है। ओके, अगर हम बात करें अगला, तो अगला है नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद हमें मिला है नागरिक अधिकार। अब एक नागरिक के क्या क्या अधिकार है वो भी हम देख लेते हैं। तो नागरिक के अधिकार की बात करते हैं तो नागरिक को अधिकार मिला है कि आप कहीं भी देश में कहीं भी आ और जा सकते हैं, यानी देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये एक नागरिक अधिकार है। ओके, अगर हम बात करें दूसरा, तो विचार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं आप। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपको एक अधिकार ये भी मिला है। अगर हम बात करें आगे, तो हमें आर्थिक अधिकार भी मिले हैं बच्चों। कौन से मिले हैं बच्चों? आर्थिक अधिकार। तो अगर हम आर्थिक अधिकार की बात करें तो आर्थिक अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं? तो आपको आर्थिक कहाँ से मिलेगा? काम करने से, यानी आपको काम करने का अधिकार है, आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार है, आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है। अगर हम बात करें, यानी आप किसी को शिक्षा देकर भी आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तो शिक्षा का अधिकार भी आपके पास है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे बीच ऐसे कुछ अधिकार है जो हमें सरकार ने दिए हैं। अगर हम बात करें तो अब कुछ ऐसे अधिकार जो क्रियाकलाप तो हैं लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार उनको नहीं माना जाता जो सर्व कल्याण के लिए या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है, उनको अधिकार नहीं माना जाता। जैसे अगर हम बात करें धूम्रपान की, ओके, तो धूम्रपान हमारा अधिकार नहीं है। जो हमारी नशीली दवाएं होती हैं, नशीली दवाएं, या आप कह सकते हो जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं, जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा जिसे, तो प्रतिबंधित दवाएं भी हमारे लिए अधिकार नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं अधिकार और राज्य के बीच में क्या संबंध है, तो बच्चों अधिकार और राज्य, अगर हम अधिकार और राज्य की बात करते हैं तो अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है, यानी अधिकार जो हमें मिले हैं वो राज्य के द्वारा मिले हैं, यानी अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। अगर हम बात करें तो जब तक कोई भी राज्य उसे मान्यता ना दे तब तक वो अस्तित्व में नहीं आता है, यानी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक राज्य उसको मान्यता न दे। जब तक राज्य उसको मान्यता न दे तब तक वो अधिकार नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो राज्य वो राज्यों की जो रक्षा का दायित्व भी अधिकार में ही आता है, यानी अधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है। यानी जो भी आपकी अधिकार है, अधिकार की रक्षा किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। तो अधिकार की रक्षा भी राज्य का दायित्व है और राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है। राज्य जो है वो अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से भी बचाता है। तो ये राज्य और अधिकार के बीच हमारे कुछ संबंध है। अधिकार और कैसे शक्तिशाली हो, अगर हम बात करें तो हमारे अधिकार शक्तिशाली कैसे हो। अगर हम बात करें अधिकार की शक्तिशाली की, तो हमारा अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो। तो बच्चों पहला बात हम ध्यान सकते हैं कि हमारा संविधान अगर लिखित हो, यानी किसी भी अधिकार को अगर शक्तिशाली बनाना हो तो उसके संविधान को क्या बना दो बच्चों?
लिखित बना दो। ओके, जैसे भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, जो प्रेस है वो भी कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर हम बात करें तीसरी बात, तो जनता का जागरूकता होना चाहिए, जनता का जागरूकता। ओके, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, यानी नागरिक के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जो संघ में सरकार है यानी संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, तब हमारा शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, तब हमारा जो है अधिकार और शक्तिशाली हो सकता है। अगर हम बात करें तो एक और बात हो सकता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमारे अधिकार को शक्तिशाली बनाते हैं। तो अधिकार को शक्तिशाली बनाने में लिखित होना संविधान का, स्वतंत्र प्रेस का होना, जनता का जागरूकता होना, नागरिक के आंतरिक मामलों में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अधिकार और कर्तव्य। ओके, एक बात और ध्यान रख सकते हो बच्चों कि यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है, जो राज्य है वो अधिकारों को सुरक्षित करता है, तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो बच्चों एक सवाल पूछता है एग्जाम में कि राज्य सरकार अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए कौन से अनुच्छेद के लिए या किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 19(2) में इसका वर्णन है मौलिक कर्तव्यों का। अगर हम बात करते हैं अब कर्तव्य, तो कर्तव्य क्या होते हैं, तो अधिकार और कर्तव्य में डिफरेंस देखेंगे। अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है वो देखेंगे। अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, यानी ये दो पहलुओं की तरह हैं। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य है। समाज में जो हमें अधिकार मिले हैं, समाज में हमें अधिकार मिले हैं, ओके, और उसके बदले हमें समाज को उसके बदले कुछ ऋण चुकाना होता है, यही हमारे कर्तव्य हैं। अगर समाज ने हमें कुछ अधिकार दी है तो उन समाजों के प्रति हमारा कुछ ऋण है जो कर्तव्य बनाता है, जो कर्तव्य होता है, तो ऋण चुकाना समाज के लिए वो हमारा कर्तव्य हो जाता है। अगर हम बात करें कर्तव्य की, तो ये अधिकार नागरिक पर एक प्रकार का ऐसा ऋण है जिसको चुकाने के लिए नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। मनुष्य के अधिकारों को दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता देना कर्तव्य है। मनुष्य के अधिकारों को दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता देना कर्तव्य है। ओके, तो अगर हमें समाज ने कुछ दिया और इसके बदले हमें समाज को कुछ ऋण चुकाना पड़ा, उसके बदले सेवा के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो हमारा कर्तव्य हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं कर्तव्य के, तो हमारे कर्तव्य के नैतिक कर्तव्य भी होते हैं, नैतिक कर्तव्य भी होते हैं। और अगर हम नैतिक कर्तव्य की बात करें तो इन नैतिक कर्तव्य में हमारे बीच आता है जैसे बच्चों को उचित शिक्षा। अगर हम बात करें तो बच्चों की उचित शिक्षा, अपने परिवेश को स्वच्छ रखने की कर्तव्य, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, सामाजिक नियमों का पालन करना और परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये आपके नैतिक कर्तव्य है। जैसे एक आ गया परिवार, एक आ गया आपका शिक्षा, दूसरा आ गया सेवा। ओके, अगर हम बात करें तो ये हमारे सामाजिक नियम, जो अभी हमारे समाज है, सामाजिक नियम, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य है। अगर हम बात करें कानूनी कर्तव्य की,
तो हमें कुछ कानून के भी कुछ कानूनी कर्तव्य भी है, हमें उनको भी देखना है। तो कानूनी कर्तव्य कौन सा है? जैसे कि संविधान का सम्मान करना, जैसे हमारा पहला जो कर्तव्य है कानूनी वो संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति का सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता का जो सुरक्षा है वो बनाए रखना, यानी हम कह सकते हैं एकता व अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समझदारी से उपयोग करना, ओके, और ओजोन परत की हिफाजत करना, और ओजोन परत की हिफाजत करना, ये हमारे कुछ कानूनी कर्तव्य हैं। ओके, तो कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके बारे में हमने देखा। कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य भी थे और कुछ हमारे कानूनी कर्तव्य भी है। कुछ ऐसे भी हमारे मानव अधिकार हैं जो हमारे देश को खतरे और चुनौतियों से उबरने के लिए एक मानव अधिकार की सूची है, उनको भी बच्चों नोट कर लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, अगर हम बात करें तो स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल यानी जो पीने वाले जल है वो सुरक्षित होने चाहिए, और टिकाऊ विकास का अधिकार है, टिकाऊ विकास यानी विकास हो कुछ। इसी तरह सूचना के अधिकार का दावा, आरटीआई, सूचना के अधिकार का दावा। अगर हम बात करें अगला तो महिला की सुरक्षा का अधिकार, यानी महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था किनके लिए? कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। बच्चों को खाद्य संरक्षण और शिक्षा का अधिकार, सलीन जीवन यापन करने के लिए आवश्यक स्थितियाँ, जो हमारी स्थितियाँ होती हैं नॉर्मल जीवन के लिए वो हमें चाहिए। तो कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मानव अधिकारों की कीमत की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी के लिए उचित कारण होना चाहिए। ओके, अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, यानी सरकार अगर चाहे, जो हमारे कानून है वो किसी को भी उत्पीड़न नहीं कर सकती किसी भी केस के लिए। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहे, अपनी आंखें खुली रखे और अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। इसलिए नागरिकता की जागरूकता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं दावे की, तो दावे वास्तव में व्यक्ति की वो मांगे होती हैं जो मांगे नैतिक या सामाजिक पक्ष में उचित हो, जिसको समाज स्वीकार करता है। व्यक्ति की प्रत्येक मांगे दावे नहीं हो सकती, व्यक्ति की प्रत्येक